Hello everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. On demand, I'm uploading a new video, Rajasthan Dental Officer Exam Paper 2018 Part 2. So who are watching these videos? I request you all, please like and subscribe my channel and keep motivate me. So without further ado, let's get started. Average occlusal force on bicuspids and incisor is. Options are 300 Newton, 100 Newton, 150 Newton, 400 Newton, 300 Newton, 200 Newton, और C 200 न्यूटन, 150 न्यूटन, 100 न्यूटन, और D 150 न्यूटन, 300 न्यूटन और 450 न्यूटन. तो ये मैंने आपको चार्ट में शो किया हुआ है कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस जो हैं वो डेंटिशन पे फोर्स अप्लाई करती हैं, और ये जो फोर्सेस होते हैं ये डिफरेंट टूथ में डिफरेंट होते हैं. ओके, अगर एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आप जाएंगे तो ये जो फोर्स है ये बढ़ता जाता है. जैसे कि इंसाइजर्स का होता है 155 न्यूटन, कस्पिड्स में होता है 208, बाई कस्पिड्स में 288, फर्स्ट मोलार में 390 एंड सेकेंड मोलार में 800. ओके, तो अभी किसका पूछा गया है? बाई कस्पिड्स का, कस्पिड्स एंड इंसाइजर्स. इट मीन्स 288 से देखा जाए. ओके, तो बाई कस्पिड्स का कितना होता है? 288 होता है. ओके, तो अगर बाई कस्पिड्स में यहाँ पे ऑप्शंस में तो ये नहीं है एग्जैक्ट, बट आप उसके क्लोज देखेंगे. ओके, तो सी ऑप्शन होगा 200, 150 एंड 100. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 200 न्यूटन फॉर बाई कस्पिड्स 150 न्यूटन एंड इंसाइजर फॉर 100 न्यूटन. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज below proportional limit the material is elastic in nature, plastic in nature, rigid in nature or amorphous in nature. तो proportional limit क्या होता है? Proportional limit is the maximum stress at which stress and strain remain directly proportional in a material. Okay, ये एक दूसरे के directly proportional होते हैं. And below this limit the material exhibit elastic in behavior. ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, और अगर उसके बिलो है इट मीन्स इट इज़ इलास्टिक इन बिहेवियर. ओके, एंड मीनिंग इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस. ओके, व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड इट रिटर्न्स टू इज ओरिजिनल शेप विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिलो प्रोपोर्शनल लिमिट द मटेरियल इज इलास्टिक इन नेचर. ओके, linear coefficient of thermal expansion of porcelain is 12, 35, 16.8, 10.8. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है चार्ट में. GIC का होता है कोफिशिएंट थर्मल एक्सपांशन 10.2 to 11.2, रेजिन कंपोजिट का होता है 14 to 50, अमेलगम का होता है 22.1 से 28, पोर्सलिन का 12, ह्यूमन एनामल का 11.4 और ह्यूमन डेंटिन का 8.3. तो अभी आपसे पूछा गया है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पोर्सलिन. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन? 12. लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पोर्सलिन इज 12. बाकी मटेरियल्स के भी आपको कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन याद रखने हैं क्योंकि वो किसी और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. द मटेरियल दैट इज यूज्ड टू स्कैवेंज फॉर रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस इन एडिशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल इज प्लैटिनम, पैलेडियम, बिस्मथ और कॉपर. इनमें से कौन सा मटेरियल है जो एडिशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल में यूज़ करते हैं, यूज टू स्कैवेंज फॉर द रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस? ओके, तो ऑप्शन है प्लैटिनम, पैलेडियम, बिस्मथ और कॉपर. तो ये मैंने आपको चार्ट में शो किया हुआ है सारे मटेरियल्स का. कंडेंसेशन सिलिकॉन में क्या होता है? स्टेनस ऑक्टेट होता है. एडिशन सिलिकॉन में प्लेटिनम सॉल्ट होता है जिसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस. और पॉली ईथर में होता है एल्किल एरोमेटिक सल्फोनेट, और पॉलीसल्फाइड में होता है लेड ऑक्साइड जिसका बाय प्रोडक्ट होता है वाटर. ओके, तो एक्सीलरेटर पेस्ट में ये सभी होते हैं डाइविनाइल पॉलीसिलॉक्सेन, इनर ऑयल फिलर्स, प्लैटिनम सॉल्ट एंड पैलेडियम. ओके, और ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लैटिनम. Platinum is used to scavenge for released hydrogen gas in addition silicon impression material. For impression making purpose, alginate should be rich in manuronic acid, gluronic acid, malic acid और एटिकोनिक acid. तो alginate जो है ये किससे बना होता है? मैनुरोनिक एसिड एंड
ग्लूरोनिक एसिड से। और रेशियो क्या होता है इनका, इनका जो रेशियो होता है दीज एसिड्स का, ये अफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्जिनेट। और अगर हायर कंटेंट होगा ग्लूरोनिक एसिड का, तो जनरली क्या करता है, डेंटल इम्प्रेशन पे ये फॉर्म करता है स्ट्रॉन्गर जेल, ओके, और फिर इसके बाद उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बेटर बना देता है। तो ये जो ग्लूरोनिक एसिड है ये एक्चुअली क्या करता है, जेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड एल्जिनेट की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, ओके। तो फॉर इम्प्रेशन मेकिंग पर्पस एल्जिनेट शुड बी रिच इन ग्लूरोनिक एसिड, ओके। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of quartz to quartz occur at which temperatures? 645 डिग्री सेंटीग्रेड, 573 डिग्री सेंटीग्रेड, 491 डिग्री सेंटीग्रेड और 535 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ऑल फॉर्म्स होते हैं सिलिका के वो प्रेजेंट होते हैं वो अल्फा फॉर्म में, ओके, इन द इन्वेस्टमेंट, एंड ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस दे आर कन्वर्टेड टू देयर बीटा फॉर्म, and this transition involve an expansion of the mass, okay, and causes कास्टिक श्रिंकेज, ओके। तो जो क्वार्ट्ज इन्वर्ट्स हैं वो पहले लो फॉर्म होते हैं अल्फा क्वार्ट्ज में एंड हाई फॉर्म हो जाते हैं इन द बीटा क्वार्ट्ज पे। तो उसमें टेम्परेचर कितना होता है, 575 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 573 के क्लोज हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्वार्ट्ज टू क्वार्ट्ज अकर एट 573 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। The taurodontism teeth are described as bolt-like teeth, ghost teeth, shell teeth और rootless teeth। तो टोरोडोंटिज्म क्या होता है, इट इज़ अ बुल लाइक टीथ होता है एंड इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो पल्प चैम्बर होता है इसमें क्राउन जो है वो रूट तक एक्सपैंड कर जाता है और उसमें इलोंगेटेड पल्प चैम्बर हो जाता है, ओके। तो ये क्या करता है, इट शोज इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द CEJ एंड रूट फर्केशन, ओके। और इसका रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या होंगे कि टूथ जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होगा एंड लार्ज इलोंगेटेड पल्प चैम्बर होगा इसमें, ओके। ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है ना, यहाँ पे ये लॉन्ग इलोंगेटेड पल्प चैम्बर है एंड लेक ऑफ कमी हो जाएगी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सर्वाइकल एरिया की, ओके, एंड फर्केशन इज few mm अवे फ्रॉम द एपेक्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इन टोरोडोंटिज्म टीथ आर डिस्क्राइब्ड एज बुल लाइक टीथ। ग्रीन स्पान लीजन इज कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लानस और वाइट स्पॉन्जी नेवस। तो वाइट लीजन्स तो हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस होता है, जिसे कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया जिसे ग्रीन स्पैन लीजन कहते हैं, टोबैको इंड्यूस्ड वाइट लीजन होता है और टोबैको एसोसिएटेड ल्यूकोप्लेकिया होता है, ओके। तो अभी पूछा गया है ग्रीन स्पैन लीजन जिसे क्या कहते हैं, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, and it is not a pre-malignant lesion in nature, okay, and the use of term should be abundant, इसलिए उसे ये मतलब हटा दिया गया है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया के लिए। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रीन स्पान लीजन इज हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। लार्ज एपिथेलॉइड मेलानोसाइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेलानोमा इन रेडियल ग्रोथ फेज इज नोन एज। तो जो लार्ज एपिथेलॉइड मेलानोसाइट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं मेलानोमा में, ओके। तो इस फेज़ को क्या कहते हैं, तो ये जो है इसमें क्या होता है कि इंट्रा एपिथेलियल कंपोनेंट होते हैं जो, वो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एपिथेलॉइड मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मेलानोमा में, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पैगेटॉइड मैनर या फिर बकशॉट स्कैटर, ओके। तो इसमें यही पूछा गया है कि इन्हें क्या कहते हैं, तो ये कहलाते हैं बकशॉट स्कैटर, ओके। Flat based bony protuberance occurring on the midline of the hard palate is known as torus mandibularis, torus platinus, osteoma और cementoma। तो जो फ्लैट बेस्ड बोनी प्रोट्यूबरेंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कि हार्ड पैलेट में प्रेजेंट हो। तो जो है बोनी प्रोट्यूबरेंस जो है वो नॉर्मली मोस्ट कॉमनली कौन से होते हैं, एक तो टोरस प्लेटिनस होता है और टोरस मैंडिबुलरिस होता है। जो टोरस प्लेटिनस होता है वो कॉमनली कहाँ मिलता है, मिड लाइन ऑफ द वॉल्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, ओके। और जो टोरस मैंडिबुलरिस है वो आपको मिलेगा लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल में। तो अभी मिड लाइन ऑफ द हार्ड पैलेट में पूछा गया है, तो इट मीन्स एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टोरस platinus, okay. Flat based bony protuberance occurrence on the midline of the hard palate is known as torus platinus. Type of ameloblastoma with central satellite reticulum cells showing squamous metaplasia is
एक्ैंथोमैटस टाइप, बेसल सेल टाइप, फॉलिकुलर टाइप और प्लेक्सीफॉर्म टाइप। तो जो एक्ैंथोमैटस टाइप जो है उसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं पोजीशन ऑफ द स्टिलेट रेटिकुलम को अंडर द स्क्वामस मेटाप्लोजिया। ओके, और समटाइम्स ये जो है केरेटिन फॉर्मेशन भी जो करती हैं इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्यूमर एंड यूजुअली अकर इन द फॉलिकुलर टाइप। So the correct answer for this question is acanthomatous type. Type of ameloblastoma with central stellate reticulum cells showing squamous metaplasia is acanthomatous type. The drug of choice in herpes simplex encephalitis is acyclovir, zerovudine, amantadine और vidarubine। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अर्ली थेरेपी की जाती है और फिर उसके बाद उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एसाइक्लोविर दी जाती है, वो भी इंट्रावीनसली दी जाती है। कितनी दी जाती है, 10 mg पर kg फॉर 3 days। ओके, तो उससे क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ डेथ को। ओके, मतलब 70% अगर चांसेस थे तो वो 24% चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, एसाइक्लोविर। ओके, What is the false in relation to Carré-Combos murmur? तो मर्मर जो है ये कार्डियक साउंड्स में होते हैं, तो इसमें क्या फॉल्स है। तो जो कैरीज कॉम्स मर्मर होते हैं ये मिड डायस्टोलिक होते हैं, एट द एपेक्स पे होते हैं ये, एंड किस में मिलते हैं ये, ड्यूरिंग एक्यूट रोमैटिक फीवर में होते हैं और ये लो पिच्ड मर्मर होते हैं। इट मीन्स उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, वो है एसोसिएटेड इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ओके, तो ये फॉल्स होगा फॉर द कैरे-कोम्बोज मर्मर के लिए। ओके, पेशेंट प्रेजेंट्स 14 hours आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, टेस्ट ऑफ चॉइस इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस, कार्डियक ट्रोपोनिन और मायोग्लोब्यूलिन। तो जो कार्डियक ट्रोपोनिन होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक बायोमार्कर्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं किसमें, इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन देयर इज मायोकार्डियल इंजरी और इन्फेक्शन। ओके, एंड दे आर डिटेक्टेबल इन द ब्लड विद इन आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स एंड रिमेन एलिवेटेड फॉर सेवरल डेज, यानी सेवरल डेज के लिए ये बढ़े हुए होते हैं। ओके, तो क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट 14 hours आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, टेस्ट क्या होगा इसके लिए, कार्डियक ट्रोपोनिन। ओके, next question is, this is the characteristic risk and fall pattern of cardiac markers में क्या होगा, rise and gradual fall of cardiac troponin. Vidal test is helpful in the diagnosis of typhus fever, rheumatic fever, tuberculosis, enteric fever। तो जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, और उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है, साल्मोनेला टाइफी। तो विडाल टेस्ट इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ टाइफस फीवर। A 65-year female complains regurgitation of undigested food few hours after meal. She also have progressive difficulty in swallowing, weight loss and swelling in the neck. What is the diagnosis? Achalasia, carcinoma esophagus, diffuse esophageal spasm और फेरेंजियल पाउच। तो बाकी सब में तो ये प्रॉब्लम होगी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और लिक्विड, बट इन कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस में क्या होगा, ये आपको सिम्टम्स यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में शो किया हुआ है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, फ्रीक्वेंट हिकअप, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और लिक्विड, अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, परसिस्टेंट कफ, पेन इन द थ्रोट और नेक, बैक एंड फटीग। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, डायग्नोसिस क्या होगी, कार्सिनोमा ईसोफेगस। ओके, ब्रेंकियल सिस्ट इज अ बेस्ट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कोल्ड एब्सिस बाय फ्लक्चुएंट ट्रांस इल्यूमिनेशन, कंटेन कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, कंटेन सल्फर ग्रेन्यूल्स। तो जो ट्रांस इल्यूमिनेशन है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि ये लाइट सोर्स बताती है, ये सिस्ट और एब्सिस में डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि ब्रेंकियल सिस्ट में क्या होता है कि जो ट्रांस इल्यूमिनेशन है वो अलाउ करता है लाइट को पास थ्रू करने में, क्योंकि जो उसमें फ्लूइड भरा होता है वो क्लियर होता है। ओके, जबकि कोल्ड एब्सिस में क्या होता है
कि उसमें पस भरा होने के कारण ये डज नॉट ट्रांसइल्यूमिनेट because pus does not allow light to pass through. Okay, the branchial cyst is best differentiated from cold abscess by transillumination. Okay, which form of actinomyces is most common? फेसियोसर्वाइकल, थोरैक्स, इलियोसिकल और लिवर. तो जो एक्टिनोमाइकोसिस होती है वो किसके कारण होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, एक्टिनोमाइसिस इजरायली. ओके, और इसके 4 मेन क्लिनिकल टाइप्स होते हैं, सर्वाइकोफेशियल या जिसे फेशियो सर्वाइकल भी कह सकते हैं, थोरैसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक. ओके, तो जो एक्टिनोमाइसिस इसमें क्या होता है, सर्वाइकोफेशियल जो है ये मोस्ट कॉमन होता है. सर्वाइकोफेशियल या फेशियो सर्वाइकल जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है और ये डेवलप किसके कारण होता है, ड्यू टू पुअर डेंटल हाइजीन एंड टूथ एक्सट्रैक्शन के कारण. ओके, एंड इट अपीयर्स हार्ड टेंडर स्वेलिंग दैट ड्रेन पस थ्रू द साइनस ट्रैक्ट्स, और वो भी कहाँ पे, एंड स्कारिंग ऑन द नेक एंड सब मैक्सिलरी एरिया. ओके, जबकि जो थोरैसिक और एब्डोमिनल एक्टिनोमाइकोसिस है ये अनकॉमन है. ओके, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस बेस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स व्हेन गिवन ऑन ग्लूटियल मसल, डेल्टॉइड मसल, क्वाड्रिसेप्स और एब्डोमिनल मसल. तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है ये कहाँ पे दिया जाता है, मोस्टली डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है. ये लोकेटेड होती है इन द अपर आर्म, ये मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है आपको. और यहाँ पे इसलिए किया जाता है, ये इसलिए चूज़ की जाती है डेल्टॉइड मसल बिकॉज इट हैज़ अ गुड ब्लड सप्लाई. ओके, एंड ईजी टू एक्सेस फॉर द इंजेक्शन. और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन होता है वैक्सीन का, देयर बाय इट प्रमोट अ इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज deltoid. Hepatitis B vaccine produce best antibody response when given on deltoid muscle. Okay, identify the false statement. Tori could be found along the midline of the hard palate. ये एकदम करेक्ट है, जिससे कि टोरस प्लैटिनस भी कहते हैं. टोराई कुड बी फाउंड अलॉन्ग द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल, ये भी करेक्ट है, जिसे टोराई ऑफ मैंडिबुलरिस बोलते हैं. दे हैव अ थिन म्यूकोपेरियोस्टियम, ये भी करेक्ट है. सर्जिकल रिमूवल ऑफ टोराई इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दिस इज रॉन्ग. ओके, तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टोराई इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ये फॉल्स होगा क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करता है माउथ में तो फिर उसे सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है. ओके, the patient involvement in anterior tooth selection does not involve using the old records and photographs of the patient. इसमें से क्या इन्वॉल्व नहीं होता है पेशेंट के लिए. ओके, यस, तो पेशेंट तो सिलेक्ट कर सकता है, ओल्ड रिकॉर्ड्स ला सकता है, फोटोग्राफ्स ला सकता है कि उसका टूथ का शेप क्या था वो चेक करने के लिए. द पेशेंट चूजिंग द कलर ऑफ देयर टीथ, यस पेशेंट चूज कर सकता है. पेशेंट सिलेक्टिंग द मेसियोडिस्टल विड्थ ऑफ द 6 एंटीरियर्स, तो ये इम्पॉसिबल है. पेशेंट सिलेक्टिंग द मोल्ड ऑफ द टीथ, इट मीन्स शेप ऑफ द टीथ, तो यस पेशेंट सिलेक्ट कर सकता है शेप ऑफ द टीथ. बट पेशेंट सिलेक्टिंग द मेसियोडिस्टल विड्थ ऑफ द 6 एंटीरियर, तो ये नहीं कर सकता है क्योंकि पेशेंट मेजरमेंट नहीं जानता है इतना कि कितना मेजरमेंट रखना है एंटीरियर टीथ के लिए, तो ये रॉन्ग होगा. ओके, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व पेशेंट सिलेक्टिंग द मेसियोडिस्टल विड्थ ऑफ द 6 एंटीरियर टीथ. ओके, the average need of calcium of elderly person is about 500 mg, 1000 mg, 300 mg और 1800 mg. तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है कि बर्थ टू 6 मंथ इन्फेंट इन सब में कितना होगा, और एल्डरली पेशेंट इट मीन्स 90 to 50 ईयर्स की एज तक कितना होगा, तो ये होगा 1000 mg. ओके, कैल्शियम यूज़ करना है, रिकमेंडेड अमाउंट इतना ही होता है. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट sequence in the pathogenesis of residual ridge resorption. Depressed, knife edge, high well rounded, low well rounded. Next, high well rounded, knife edge, low well rounded and depressed. Third, knife edge, depressed, high well rounded, low well rounded. And D, low well rounded, depressed, knife edge and high well rounded. तो ये मैंने आपको पैथोजेनेसिस शो की हुई है. पहले क्या होगा, इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सट्रैक्शन एनी शार्प एजेस रिमेनिंग आर राउंडेड ऑफ. ओके, तो इट मीन्स क्या करना है, हाई वेल राउंडेड रिजेस होनी चाहिए. ओके, फिर एज रिजॉर्प्शन कंटिन्यूस रिजॉर्प्शन होता जाता है फ्रॉम द लेबियल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट से, तो क्रेस्ट ऑफ द रिज कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है, नाइफ एज. ओके, नेक्स्ट आएगा कि जब कंटिन्यूसली नाइफ एज बिकम्स शॉर्टर, जब ये नाइफ एज धीरे धीरे शॉर्टर होने लगता है तो इट मीन्स ये डिसअपियर हो जाता है एंड डिप्रेस हो जाता है. ओके, मतलब पहले क्या होगा, हाई वेल होगा, फिर नाइफ एज आएगा, फिर लो वेल राउंडेड एंड देन डिप्रेस्ड. ओके, तो करेक्ट क्या होगा इसका,
करेक्ट सीक्वेंस होगा पैथोजेनेसिस ऑफ रेसिडुअल रिसर्प्शन इज हाई वेल राउंडेड, नाइफ एज, लो वेल राउंडेड एंड डिप्रेस्ड. According to the International Workshop of Classification, the class 3rd A articulator. तो क्लास 3rd A आर्टिकुलेटर कैसे होता है इसमें? तो ये एक्सेप्ट करते हैं स्टैटिक प्रोट्रूसिव, इसमें क्या होता है प्रोट्रूसिव इंटरऑक्लूजल रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड एक्सेप्ट द फेसबो ट्रांसफ़र. तो मतलब इसमें दो चीज़ होंगी, फेसबो ट्रांसफ़र एंड अ प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड्स. ओके, जबकि जो क्लास 3 टाइप बी होता है वो उसमें क्या होता है एक्सेप्ट अ फेसबो ट्रांसफ़र, प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड एंड लेटरल रिकॉर्ड ऑल्सो. ओके, बट अभी ये पूछा गया है क्लास 3rd टाइप ए, तो एक्सेप्ट अ फेसबो ट्रांसफ़र एंड अ प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड. ओके, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? हनाउ H2 आर्टिकुलेटर नॉन आर्गॉन, हनाउ H आर्टिकुलेटर नॉन आर्गॉन. तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. Resilient liners are indicated for the following purpose: when surgery of bony undercuts is contraindicated, restoration of congenital oral defects, ill-fitting denture or edentulous arch opposing natural dentition. तो जो रेजिलियंट लाइनर्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? व्हेन सर्जरी फॉर बोनी अंडरकस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इल फिटिंग डेंचर के लिए और एडेंचुलस आर्च अपोजिंग नेचुरल डेंटिशन के लिए. एंड दे हेल्प टू प्रोवाइड कुशनिंग एंड इम्प्रूव द एडेप्टेशन ऑफ डेंचर बेस टू द ओरल टिश्यू. ओके, especially when there are bony undercuts and irregularities that cannot be surgically corrected. Okay, and they are not generally used for restoring congenital oral defects. Okay, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.